19 साल की एक लड़की जो नौकरी की तलाश में इधर उधर जाती है और बहुत सी जगह अपना रिज्यूम लगाती है। कुछ दिनों बाद उसके पास एक फाइनेंस कंपनी से कॉल आता है। लड़की वहां जाती है, इंटरव्यू देती है और उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। वो लगातार वहां बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करती है और उसका जल्दी ही प्रमोशन भी हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद कंपनी के मालिक से उस लड़की को प्रेम हो जाता है और वो इस दौरान शारीरिक संबंध भी बनाने लगते हैं। यह सब होते होते लगभग 10 साल का समय बीत जाता है। इसके बाद मालिक और लड़की के बीच एक तीसरे इंसान की एंट्री होती है और फिर एक खौफनाक कत्ल होता है। शव के टुकड़े किए जाते हैं, टुकड़ों को सूटकेस में भरा जाता है और पैक किया जाता है और किसी दूसरी जगह ले जाकर उसको फेंक दिया जाता है। जब इस घटना घटना का खुलासा पुलिस करती है तो पूरे देश के 2 राज्यों में हड़कंप मच जाता है। आज की इस कहानी को सुनाने के बाद और आप सुनने के बाद आपको बहुत ही अचंभित लगेगा। जो रिश्ते नाजायज़ होते हैं उनकी वजह से कितने लोगों को और क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली का एक इलाका मॉडर्न टाउन। 13 नवंबर 2020 की बात है। एक व्यक्ति फाइनेंस कंपनी का मालिक होता है जिसका नाम नीरज गुप्ता है। नीरज गुप्ता दीपावली के एक दिन पहले से ही अचानक गायब हो जाते हैं। अगले दिन दीपावली का त्यौहार है और वो घर नहीं पहुंचते हैं तो घर वाले परेशान हो जाते हैं, खासकर उनकी पत्नी आंचल गुप्ता और उनके बच्चे। आंचल गुप्ता ने उनके ऑफिस में काम करने वाले हर एक शख्स से और अपने दोस्तों रिश्तेदारों से सभी जगह पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई पता नहीं चलता है। और 13 नवंबर 2020 से ही उनका फ़ोन भी बंद आता है। लास्ट में जब बात उनके खास दोस्त मनदीप मित्तल तक पहुंचती है तो वे आंचल गुप्ता को कहते हैं कि भाभी जी आप परेशान मत होइए, मैं हर संभव प्रयास करके उसको ढूंढ कर ही लाऊंगा। जब दोस्त मनदीप मित्तल सभी जगह ढूंढते हैं और पूछताछ करते हैं अपने दोस्तों से, उनके रिश्तेदारों में, आसपास जहाँ भी संभव कोशिश होती है वहाँ वे ढूंढते हैं, लेकिन लास्ट में उनको उनका कोई पता नहीं चलता है। वो हार थक कर अपने घर पहुँचते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। लास्ट में वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुँचकर वहाँ अपने दोस्त की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं और पुलिस से कहते हैं कि साहब, मेरा दोस्त 13 नवंबर 2020 से अचानक बिना किसी कारण लापता हो गए हैं और फ़ोन भी तभी से ऑफ है। हमने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किया है उनको ढूंढने का। सभी दोस्तों से ऑफिस में पूछताछ कर ली, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। प्लीज़ आप उन्हें ढूंढने की कोशिश कीजिए और जल्दी से जल्दी। पुलिस वादा करती है कि हम उनको हर संभव प्रयास करके ढूंढेंगे, आप चिंता मत करो। 13 नवंबर को नीरज गायब होते हैं। 14 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और उसके बाद वो पुलिस उनकी तलाश करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक एक करके दिन निकलते जाते हैं, लेकिन कोई पता नहीं चलता है। लास्ट में 18 नवंबर 2020 को उनकी पत्नी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस को कहती है कि साहब, हमारी कंपनी में एक लड़की काम करती है 10 साल से, फैजल खान नाम की। जब से वो गायब हुए हैं तब से उन्होंने कोई खैर खबर नहीं ली उनके बारे में। ना ही उनके बारे में किसी ऑफिस में वो चर्चा करती है, किसी से ना ही पूछने की कोशिश करती है और ना ही कभी मुझसे पूछा इन दिनों में। जबकि वो इससे पहले जब भी हमारे घर में कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता था, हर इवेंट में वो भाग लिया करती थी और हमेशा पूछा करती थी हाल चाल। लेकिन तब से गायब हुए हैं तब से वो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है इस बात में। तो मुझे ये बात शक करती है कि हो सकता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है और नीरज के लापता होने में ज़रूर उसका कुछ ना कुछ हाथ है। आप प्लीज़ उससे एक बार पूछताछ कीजिए, ज़रूर कुछ ना कुछ बात हाथ लगेगी। आखिरकार पुलिस ये बात सुनने के बाद इस बात को सीरियसली लेती है और पुलिस उस लड़की फैजल खान के पास पहुंचती है और पूछताछ करती है और पुलिस के सवालों का घुमा फिरा कर जवाब दिया जाता है उस लड़की के द्वारा। उस लड़की के द्वारा बहुत सारी कहानियाँ बनाई जाती है कि साहब मुझे पता नहीं था, मुझे कुछ नहीं पता इस मामले में। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और थोड़ा जोर दे के पूछताछ करती है तो बात सामने आती है। जब वो बताती है तो सामने आता है कि इस पूरी कहानी में 3 मेन कैरेक्टर हैं। एक फैजल खान वो लड़की खुद, एक उसकी माँ और एक उसका मंगेतर जुबेर। पुलिस इन तीनों को अपनी हिरासत में ले लेती है और बातचीत करती है और सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर मामला क्या है। और बातचीत करने के दौरान पता चलता है कि बात अब से गायब होने से लेकर यानी 2020 से 10 साल पहले की बात है। फैजल खान नाम की लड़की नौकरी के लिए नीरज गुप्ता की कंपनी में आवेदन किया।
उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया और वो अच्छे से और ईमानदारी से वहाँ काम कर रही थी। उस दौरान उसके मालिक से नज़दीकियाँ बढ़ती है, दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसके बाद उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी होते हैं और वो दोनों एक पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। जब भी लड़की के घर वाले उस लड़की को शादी करने के लिए कहते हैं तो वो साफ मना कर देती, कोई ना कोई बहाना करके, अभी शादी नहीं करनी है वगैरह वगैरह। लेकिन नौकरी को अब 10 साल बीत चुके थे और इनके प्यार वाले रिश्ते को भी 10 साल हो गए थे। तो फैजल खान की माँ शाहीन नाज ने जिद की कि अब तुम्हारी उम्र ज़्यादा होती जा रही है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। और अब कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति जिसका नाम जुबैर है, उससे उसका रिश्ता भी फिक्स हो जाता है, उसकी सगाई हो जाती है। अब वो उसका मंगेतर बन चुका होता है। अब फैजल खान अपने बॉस नीरज गुप्ता से अपने रिश्ते की बात करती है कि मेरा यहाँ रिश्ता फिक्स हो गया है, अब हमारी दोस्ती ये ज़्यादा दिन और ये हमारा रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। ये सुनकर नीरज गुप्ता बहुत गुस्से में होता है और वो उनको बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। लेकिन वो कहती है कि अब कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नीरज गुप्ता कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगा और मैं तुमसे ही शादी करूँगा। और अब नीरज गुप्ता फैजल खान के घर, जहाँ वो रहा करती थी, दिल्ली के आदर्श नगर में पहुँच जाते हैं उनकी माँ से बात करने के लिए, फैजल खान से, जहाँ फैजल खान अपनी माँ शाहीन नाज के साथ रहा करती थी। वहाँ पहुँचने के बाद उसकी माँ शाहीन नाज, जैसे ही वो बातचीत करना शुरू करते हैं तो शाहीन नाज जो लड़की की माँ है वो बहुत गुस्सा करती है। गुस्सा करने के दौरान बातचीत इतनी बढ़ जाती है कि उसकी माँ के पास एक ईंट पड़ी होती है। माँ ने ईंट उठाकर जोरदार उसके सिर की तरफ फेंकी तो उसको लग गई। नीरज को जैसे ही लगती है वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। यहाँ फैजल खान का मंगेतर जुबैर भी पहले से ही मौजूद था। मतलब घर में फैजल खान, उसकी माँ शाहीन नाज और मंगेतर जुबैर पहले से थे। इसके बाद जुबैर आता है और वो इतना गुस्से में होता है कि वो किचन में जाता है और चाकू लाता है, चाकू से कई वार करता है और उसके बाद वहाँ लोहे की रॉड थी, उससे भी मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब नीरज की मौत हो जाती है। तीनों मिलकर अब प्लानिंग करने लगते हैं कि इस लाश को ठिकाने कहाँ लगाए और सोचते हैं कि क्यों ना इस लाश को इतनी दूर पहुँचा दिया जाए कि किसी को कुछ पता ही ना चले। अगर किसी को मिल भी जाए तो कोई इसको पहचान ना पाए। इस इरादे के साथ अब लाश को ठिकाने लगाया जाता है। जो मंगेतर जुबैर होता है वह रेलवे की पेंट्री में काम करता है, जहाँ रेलवे में खाना बनता है, लोगों को खाना दिया जाता है, सर्व किया जाता है, उस जगह वो काम करता है। तभी वो सोचता है कि ऐसा ही करेंगे। अब तीनों मिलकर उसको एक बैग में पैक करते हैं। बैग में पैक करने के दौरान वो ठीक से उसमें एडजस्ट नहीं हो रही थी तो उस लाश के टुकड़े करने लगते हैं और टुकड़े करके उस बैग में अच्छी तरह पैक कर लिया जाता है। और फिर एक कार बुक की जाती है और कार बुक करने के बाद वो कार वाले से कहते हैं कि भैया मुझे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया जाए। अब वो पहुंचता है रेलवे स्टेशन और वो रेलवे स्टेशन में काम करता था, इसलिए उसको सभी रास्ते पता था कि कहाँ से चुपचाप निकला जाता है, जहाँ से सेफली निकल सकते हैं और जहाँ सामान की कोई चेकिंग वगैरह भी नहीं होती है। वो पहले से ही इस मामले में जानता था क्योंकि वो रेलवे का कर्मचारी था, जानता था। वो ऐसा ही करता है और पहुँच जाता है आसानी से बच बचा के। जुबैर आपस में हज़ारों लोगों के बीच की भीड़ से वो बिल्कुल फ्री सेफली बच के निकल जाता है, क्योंकि वहाँ उस दिन दीपावली का टाइम था, त्यौहार था, बहुत भीड़ थी, लोगों को जाना था इधर उधर, इसलिए भीड़ भी ज़्यादा थी। अब वो जैसे ही अपने स्टाफ के पास जाता है तो स्टाफ वाले पूछते हैं कि अरे तुम इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है कि मुझे कोई ज़रूरी काम है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, इसमें मेरा कोई ज़रूरी सामान है क्योंकि कुछ दिन मुझे वहाँ रुकना भी पड़ सकता है। अब वो सवार होता है लाश से भरे बैग के साथ राजधानी एक्सप्रेस में, जो सीधा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गोवा के लिए जाती है। उसी ट्रेन में वो ड्यूटी भी करता है और बैग को संभाल कर एक तरफ रख देता है। जुबैर का ध्यान आज अपने काम पर कम और उस बैग पर ज़्यादा था। वो जब कभी भी इधर उधर अपने काम से होता तो आने के बाद सबसे पहले बैग को देखता कि कहीं बैग तो सेफ रखा है कि नहीं। सफ़र शुरू होता है और दिल्ली अब पार हो चुकी होती है। बीच में बहुत सारे जगह आती है, राज्य आते हैं, गुजरते हैं। इस तरह से गुजरात के बड़ोदरा के पास एक बछूक नाम की जगह है। बछूक इलाके के पास जैसे ही ट्रेन आती है
मौका देख के वह ट्रेन से अचानक उस बैग को फेंक देता है। ये जगह दिल्ली से 972 किलोमीटर की दूरी पर है। 972 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जुबैर इस लाश से भरे बैग को मौका देखकर खाली सी जगह पर फेंक देता है और अपने मन में सोचता है कि हेडेक ख़त्म हुई। और ये बैग बाद में ये बैग वहाँ की स्थानीय पुलिस को मिलता है जैसे ही 14 नवंबर 2020 को। वहाँ की पुलिस आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में, जबकि पूरे राज्य में सूचना फैला देती है कि ये हमारे को इस तरह से एक लाश मिली है जो बैग में है। गुजरात पुलिस सीरियसली सर्च ऑपरेशन चला रही थी इस व्यक्ति की शिनाख्त करने के लिए। बाद में इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, फैजल खान, उसकी मां शाहीन नाज और मंगेतर जुबैर को। ये तीनों सलाखों के पीछे हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है। इस घटना को सुनकर लोगों में बहुत गुस्सा होता है। लोगों का कहना होता है कि इनके अलग होने के बहुत सारे तरीके थे, या आपसी सहमति और बातचीत से भी इस मामले को सुलझाया जा सकता था। इस तरह मारकर उसके लाश के टुकड़े करके इस मामले को इस तरह क्यों बढ़ाया? ये हल निकालने का तरीका बिल्कुल गलत है। इस सूचना के बारे में मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ आपको दुखी करना नहीं है, किसी को भी दुखी करना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है और इस तरह की घटनाएं ना हो, इसलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है। बेबुनियादी जो रिश्ते होते हैं उनका यही हाल होता है, जिनकी नींव झूठ और स्वार्थ पर रखी जाती है। जो व्यक्ति पहले से शादीशुदा है उससे इस तरह के रिश्ते नहीं रखने चाहिए। अगर कोई औरत भी शादीशुदा है तो उससे भी इस तरह के रिश्ते नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे 1-2 परिवार नहीं, बहुत सारे परिवारों का नुकसान होता है, टूट जाते हैं। अगर किसी के बच्चे होते हैं और अगर उनको बाद में पकड़ा जाता है तो बच्चे भी बिना बाप के हो जाते हैं, बिना माँ के हो जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आपको करना भी है तो आराम से डिवोर्स लेके बातचीत करके आराम से शादी किया जा सकता है, सामाजिक मर्यादाओं में रहकर और न्यायिक प्रक्रिया को अपनाकर। ये रास्ता अच्छा होता है, ना कि किसी को मारकर फिर हम वो काम को अंजाम दें। वो खुशी हमें कभी नहीं मिल सकती है। चलिए दोस्तों, आप क्या सोचते हो ऐसी घटनाओं के बारे में, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।